नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 के लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है उसके अंतर्गत आने वाला टॉपिक है फैलेसीज, यानी कि तर्क दोष। और इससे आपके नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, थोड़ा सा अपने माइंड को ठीक है फ्रेश रखेंगे और इसको अपने माइंड में थोड़ा सा सेट कर लेंगे, तो आपके नेट के एग्ज़ाम के पर्पस से ये देखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में हम फैलेसीज पे डिस्कस कर रहे हैं। तो फैलेसीज का जो प्रीवियस वीडियो था उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज करते हैं, और साथ ही आगे के जो पॉइंट्स हैं उस पर हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करते हुए आगे लेके चलते हैं। तो देखिए, तर्क दोष किसको कहते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि तर्क दोष क्या है। यानी कि कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई कथन है, और उस कथन के अंतर्गत कुछ त्रुटियां हैं, कुछ दोष हैं, और उस त्रुटियों को हम फैलेसीज के अंतर्गत अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोपी और कोहन का कहना है कि यह युक्ति का वह रूप है जो ऊपर से उचित दिखती है, परंतु परीक्षण करने पर प्रमाणित होता है कि वह वैसा नहीं है। कोपिन और कोहेन कहते हैं कि कोई स्टेटमेंट अगर है, ठीक है, कोई प्रोमाइसिस अगर है, कोई कथन अगर है, तो वह कहते हैं यह युक्ति का वह रूप है, ठीक है, यह टेक्निक का वह फॉर्म है जो ऊपर से उचित दिखता है। यानी कोई भी स्टेटमेंट ऊपर से उचित दिख सकता है, कोई भी प्रोमाइसिस ऊपर से सही दिख सकता है, जो कथन है वो सही दिख सकता है, लेकिन अगर कथन का टेस्ट किया जाए, परीक्षण किया जाए, तो प्रमाणित होता है कि वह वैसा नहीं है। यानी उसके अंतर्गत कभी कभी कुछ त्रुटियां होती हैं। और त्रुटियां कैसी हो सकती हैं? देखिए, त्रुटियां एक इंटेंशनल हो सकती हैं, ठीक है, यानी कि आपका जानबूझकर, और एक होता है आपका अनइंटेंशनल, यानी कि बिना जाने बूझे। तो अनइंटेंशनल यानी कि बिना जाने अनजाने में जो मिस्टेक्स हो जाते हैं आपके स्टेटमेंट में, वो आपके आपका अनइंटेंशनल फैलेसीज के अंतर्गत देखें तो आ जाएंगी। और इंटेंशनल फैलेसी वो होती है जो जानबूझकर किया जाए, यानी ऐसा कथन हम कहते हैं, यानी ऐसा प्रोमाइसेस हम रखते हैं जिसके अंतर्गत कुछ मिस्टेक हम जानबूझ के करते हैं, जिससे कि हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। और उस कथन के अंतर्गत हम कुछ तकनीक का उपयोग करते हैं, कुछ ऐसे टेक्निक का उपयोग करते हैं जिससे कि हमारा काम बन जाए। तो हर एक टेक्निक को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें फैलेसी के अंतर्गत जो हम आपसे बातें करेंगे उस हर एक फैलेसी को, ठीक है, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि कोई अगर कहें तो जानबूझकर, ठीक है, कोई कथन स्टेटमेंट देता है और उस स्टेटमेंट में उसका, ठीक है, फ़ायदा छिपा होता है। तो जो फ़ायदे के लिए जो टेक्निक वो यूज करता है व्यक्ति, उस टेक्निक को अलग अलग नामों से जाना जाता है फैलेसी के अंतर्गत। और आपके नेट के एग्जाम में ऐसे ही कुछ उदाहरण दे दिए जाएंगे, कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसके अंतर्गत कौन सी फैलेसी का टाइप आ जाएगा, यानी टेक्निक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और फैलेसी का जो आपका पार्ट है, इसमें अगर सिलेबस में देखा जाए तो आपसे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, फॉर्मल फैलेसीज को हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब किसी रीजनिंग के फॉर्म यानी कि स्वरूप में प्रॉब्लम हो, तो यह प्रॉब्लम फॉर्मल फैलेसी कहलाता है। यानी कि अगर कहें तो प्रोमाइसिस है, ठीक है, प्रोमाइसिस है 1 है, प्रोमाइसिस है 2 है, आपका कंक्लूजन है, ठीक है, और कंक्लूजन है, तो इसका जो निर्माण हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो सही ढंग से नहीं किया गया है, तो वह आपका फॉर्मल फैलेसी कहलाता है। यानी इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो प्राइमेसिस एंड कंक्लूजन का है, यानी कथन जो है और निष्कर्ष का तो है, वो सही से इसको नहीं यहाँ पे रखा गया है। इसमें आपका जब इरर होता है तो यहाँ पे आपका फॉर्मल फैलेसी होता है। अब इन फॉर्मल फैलेसी पे बात करने, ठीक है, ये तो औपचारिक हो गया, ये आपका अनौपचारिक। तो इनफॉर्मल फैलेसी में क्या होता है, इस फैलेसी में कोई आर्गुमेंट के देखें कंटेंट में जब प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे ये आपका फैलेसी आता है। यानी कि कंटेंट जब सही नहीं होता है, यानी कि अगर हम कहें ये आपका प्रोमाइसिस 1 है, प्रोमाइसिस 2 है और कंक्लूजन है, तो ये जो प्रोमाइसिस दिए यहाँ पे गए हैं उसके अंदर जो स्टेटमेंट है, प्रोमाइसिस है, उसके कंटेंट में यानी कि विषय वस्तु में ही,
ठीक है, प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इनफॉर्मल फैलेसी आती है। और आपका इनफॉर्मल फैलेसी जो है यहाँ पे देखिए, ठीक है, इनफॉर्मल फैलेसी जो यहाँ पे है, पहला आपका प्रासंगिक तर्कदोष, यानी कि आपका यहाँ पे फैलेसी ऑफ रिलेवेंस एंड, यानी कि आपका इनफॉर्मल फैलेसी के यहाँ पे 3 टाइप्स हो गए, ठीक है, मुख्य 3 टाइप हैं। और 3 टाइप के अंतर्गत अन्य अन्य आपके सब टाइप हैं, जो टेक्निक है, जो दोष हैं, उसको किस किस नाम से जाना जाता है, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो हम एक ही कहें तो फैलेसी के अंतर्गत आने वाला जो टेक्निक है उस पर हमने डिस्कस किया। आपका प्रासंगिक तर्कदोष के अंतर्गत आने वाला जो टेक्निक था अज्ञान मूलक युक्ति, इस पर हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले आपका प्रासंगिक तर्कदोष यानी फैलेसी ऑफ रिलेवेंस था। आपका सेकेंड आपका पूर्व धारणा तर्कदोष यानी फैलेसी ऑफ प्री अज्यूम्पशन है। एंड थर्ड आपका संदिग्धार्थ तर्कदोष यानी कि फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी। तो आज की वीडियो में हम जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे प्रासंगिक तर्कदोष, उस पर डिस्कस करेंगे। यानी कि एक आपका जो हुआ था आपका अज्ञान मूलक, इसके आगे के जो तर्कदोष हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो फिर से दोहराते हैं कि प्रासंगिक तर्कदोष क्या है। देखिए, इस प्रकार के दोषों में फैलेसी में आधार वाक्य यानी कि जो प्रोमाइसिस होता है, अपने निष्कर्ष के लिए कहें तो वो तार्किक रूप से कहें लॉजिकल रूप से वो अप्रासंगिक होते हैं, यानी कि इनरिलेवेंस होते हैं, और उनकी सत्यता को प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस्ड करने में असमर्थ होते हैं। तो वो फैलेसी आपका होता है फैलेसी ऑफ रिलेवेंस यानी प्रासंगिक तर्कदोष। तो यहाँ पे ये हो गया। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो तर्क दोष आता है वो होता है अज्ञान मूलक युक्ति, ठीक है, यानी कि अज्ञान मूलक युक्ति दोष। ये टेक्निक कब यूज होता है, देखिए कहा गया आर्गुमेंट एंड, इसका जो नाम कहा गया है आर्गुमेंट एंड इनकोरेंटियम। कहा गया है कि जब यह तर्क किया जाता है कि कोई कथन या तर्क वाक्य केवल इस आधार पर सत्य है कि उसे कोई असत्य प्रमाणित नहीं कर सकता, या वह सत्य है क्योंकि उसे कोई सत्य नहीं प्रमाणित कर सकता या किया जा सकता, तब दोनों ही दशाओं में जो तर्क दोष उत्पन्न होता है उसे अज्ञान मूलक तर्क दोष कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के रूप में हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब कोई कहता है कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है, या तुमने ईश्वर को नहीं देखा है, तो तुम्हारा यह कथन असत्य है कि ईश्वर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा तो इस टाइप का अज्ञान मूलक युक्ति उसके अंतर्गत इस टाइप के जो होता है स्टेटमेंट कहें या कथन के अंतर्गत इस टाइप का त्रुटियां आती हैं, तो उसको अज्ञान मूलक युक्ति कहते हैं। यानी कि इस टेक्निक का यूज करके क्या होता है, हम चीज़ों को सत्य और असत्य सिद्ध कर देते हैं, तो वहाँ पे इस युक्ति को अज्ञान मूलक युक्ति कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आज के वीडियो के लिए सबसे न्यू रहेगा। तो देखिए, सेकेंड आपका जो फैलेसी ऑफ इनरिलेवेंस के अंतर्गत आने वाला जो सेकेंड आज का टाइप है वो है आपका श्रद्धा मूलक युक्ति, यानी कि आर्गुमेंट एड वर्केंडियम और अपील टू अथॉरिटी। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि श्रद्धा मूलक युक्ति दोष भी प्रासंगिक दोष का एक, यानी कि आपका जो पहला हमने कहा इनफॉर्मल फैलेसी का जो पहला आपका टाइप है उसके अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण आपका अंग है। और कहा गया किसी निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए जब कोई व्यक्ति तर्क का सहारा न लेकर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आदर भाव के कारण उसका उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो ऐसी स्थिति में श्रद्धामूलक युक्ति दोष उत्पन्न होता है। कहा गया है किंतु तर्क की यह विधि सदैव दोषपूर्ण नहीं होती जब यह स्पष्ट कर दिया जाए कि प्रसंग के अनुसार वह कथन एक विशेषज्ञ का है, पर यह कथन उस समय दोषपूर्ण हो जाता है जब किसी विशेषज्ञ के प्रमाण का उपयोग करके विषय के क्षेत्र के बाहर किया जाता है, यानी विषय के क्षेत्र से बाहर जब उपयोग किया जाता है उन एक्सपर्ट का कथन, तब यह क्या हो जाता है, यह आपका श्रद्धामूलक युक्ति दोष वहाँ पे हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें कि कहा जाए कि धर्म का प्रतिपादन करते समय यदि डार्विन के कथन का उदाहरण प्रस्तुत किया जाए तो वह दोषपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि वह धर्म का
प्रतिपादन करते समय हम डार्विन का, ठीक है, जो कहें कथन है उनका उदाहरण ले रहे हैं। या कहें तो इसी प्रकार राजनीतिक विवाद के संदर्भ में आइंस्टीन जैसे महान भौतिक शास्त्री के मतों का प्रयोग करना वास्तव में दोषपूर्ण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका श्रद्धा मूलक तर्क दोष होता है, यानी अपील टू अथॉरिटी। तो हमने 2 एग्जाम्पल दिया, उसके साथ आप लोग रिलेट करिएगा। ये आपका हो गया सेकेंड। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका व्यक्तिपरक युक्ति दोष यानी आर्गुमेंट एड होमिनम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहें तो आपका फैलेसी का जो टाइप है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन में ये था। देखिए कहा गया है कि व्यक्तिपरक युक्ति का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति की ओर निर्दिष्ट युक्ति, यानी आर्गुमेंट डायरेक्शन टू द मैन। जब किसी व्यक्ति के सिद्धांत का कथन का खंडन करने के लिए उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के दोषों का कथन किया जाए, तब व्यक्तिपरक युक्ति दोष होता है। इसमें प्रायः व्यक्ति के चरित्र या परिस्थिति पर अपेक्षा किया जाता है। अतः इस युक्ति को के 2 रूप होते हैं। पहला आपका व्यक्तिपरक युक्ति लांछनात्मक तर्क दोष आर्गुमेंट एंड होमिनम अबेसिव, एंड आपका व्यक्तिपरक युक्ति परिस्थिति परक तर्क दोष यानी कि आर्गुमेंट एड होमिनम सर्कमस्टेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे अब दोनों पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये आपका इनफॉर्मल फैलेसी के थर्ड, आपका इनफॉर्मल फैलेसी का जो फर्स्ट टाइप था उसका थर्ड जो टाइप है उसके अंतर्गत आने वाला सब टॉपिक, आपका सब टाइप आपका 1 एंड सेकेंड है। तो 1 पे आप देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट है व्यक्तिपरक युक्ति यानी लांछनात्मक आर्गुमेंट एड होमिनम अबेसिव। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति के कथन की सत्यता को तर्क के आधार पर असत्य सिद्ध करने के बजाय उस व्यक्ति के चरित्र पर आक्षेप करके कथन को अविश्वसनीय बनाया जाता है, तो तब उसमें लांछनात्मक व्यक्तिपरक युक्ति दोष होता है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो बेकन का अगर कहा जाए, बेकन का दर्शन शास्त्र अविश्वसनीय है, क्योंकि उसे तो बेईमानी के अपराध के कारण कुलपति का पद छोड़ना पड़ा। किसको कहा जा रहा है? बेकन को कहा जा रहा है। अतः इस युक्ति में बेकन के आचरण या चरित्र पर आक्षेप करके उसके दर्शन शास्त्र को अविश्वसनीय सिद्ध किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका। और कहा जाए कि इस प्रकार की युक्तियां मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव जागृत हो जाए तो उसके कथनों से भी घृणा हो सकती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम एक व्यक्ति के पसंद करते हैं अथवा नापसंद करते हैं, इस बात का उसके कथनों की सत्यता या असत्यता के साथ कोई तार्किक संबंध नहीं होता है। अब चलिए नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं आपका व्यक्तिपरक युक्ति के ऊपर। तो ये व्यक्तिपरक युक्ति परिस्थिति जो है यानी कि आर्गुमेंट एड होमिनम सर्कमस्टेंशियल, कहा गया जब किसी व्यक्ति की परिस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करके उसके कथनों के असत्य साबित या अविश्वसनीय सिद्ध किया जाता है, तब यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। इस प्रकार के तर्क दोष में किसी व्यक्ति के कथन का खंडन करने के लिए यह दिखाया जाता है कि उस व्यक्ति की कथनी और करनी में विरोध है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो आपका यह कहना कि स्वीकार करना बुरा है, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे कि आपका यह कहना कि स्वीकार करना बुरा है कैसे सत्य हो सकता है, क्योंकि आप तो स्वयं मांसाहारी हैं। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है। इसी प्रकार अध्यापकों के लिए उच्च वेतन के महत्व के बारे में प्रोफेसर गुप्ता के कथन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं अध्यापक होने के कारण स्वभावतः अध्यापकों का ही वेतन वृद्धि के पक्ष में क्या करेंगे, स्टेटमेंट देंगे या उनका ही पक्ष लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। इसमें प्रोफेसर गुप्ता का अगर कहा जाए अध्यापक होने की परिस्थिति के आधार पर उच्च वेतन के महत्व के विषय में उनके कथनों को अविश्वसनीय सिद्ध करके, ठीक है, उनके कारण जो परिस्थित्यात्मक व्यक्तिपरक तर्क दोष है यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो ये आपका हो गया सेकेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो तेज़ी के साथ चलते हैं क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है और वीडियो आपके लिए हम काफ़ी मेहनत से बना के आपके लिए लाए हैं ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग इन सभी टॉपिक पे क्लियर हो जाएं और नेट के एग्ज़ाम में
अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इससे तो आप करेक्ट आंसर दे लें। तो देखिए नेट के एग्जाम में देखिए थ्योरेटिकल तौर पे जैसे हमने यहाँ पे दिया है ऐसा नहीं पूछा जाएगा। हम कहें तो वहाँ पे अप्लीकेबल एग्जाम्पल दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा तर्क दोष है, स्टेटमेंट में कौन सा दोष निकल के आ रहा है, या आपसे कोई स्टेटमेंट का यानी कोई तर्क दोष दे दिया जाएगा और 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे या ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें इस जो स्टेटमेंट दिख रहे हैं इसमें से किस तर्क दोष युक्ति का, ठीक है, ये सपोर्ट कर रहा है, जो ऑप्शन में रहेंगे और ऊपर जो आपका दिया गया रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं 4th नंबर पे। आपका 4th टाइप है जो तर्क दोष का, कहा गया है लोकोत्तेजक युक्ति तर्क दोष यानी आर्गुमेंट एड पॉपुलम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कहा गया जब प्रासंगिक ठीक है रिलेवेंस तर्कों का सहारा लेने के बजाय जब समुदाय की भावनाओं एवं उत्साह को बढ़ाकर किसी निष्कर्ष की सार्वजनिक स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो वह क्या होता है, लोकोत्तेजक युक्ति दोष वहाँ पे होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम कहें तो चुनाव प्रचार के समय जन समूह में भाषण दिए जाते हैं, उनमें तर्क कम और भावोत्तेजना अधिक होती है, ज़्यादा होती है, और भाववेश में आकर जनसमूह वक्ता के जो जनसमूह का ठीक है जो स्पीकर होता है उनके कथन की सत्यता असत्यता पर ध्यान जनसमूह नहीं देता है और उसे स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार भाषणों में प्रायः लोकोत्तेजक तर्क दोष होता है। इसे एक उदाहरण द्वारा हम अगर कहें तो स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए कहा जाएगा कि प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप प्रतिदिन अखबारों में पढ़ते हैं कि इस सरकार के शासन में लूटपाट, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी बढ़ती जाती है। यानी कि जनसमूह को संबोधित करते समय कोई वक्ता ये बोल रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी खत्म हो? जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी चाहिए, इसलिए आप मेरे हाथ मजबूत करने के लिए मुझे वोट दें। विज्ञापनों में भी यही दोष आपको दिखते हैं। ठीक है, जब कोई ऐसे भावोत्तेजक कथन क्या करता है, छोड़ता है जनसमूह को उत्तेजित करने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो निकल के आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला यहाँ के ऊपर का यानी लोकोत्तेजक युक्त के अंतर्गत ये तर्क दोष आ जाएंगे। यानी कि जनसमूह को क्या होता है ऐसा, ठीक है, कर दीजिए कि वो आपका सही गलत फैसला ना ले सके और भाव में आके वह आपकी बातों को स्वीकार कर ले। चलिए नेक्स्ट आपका है दयामूलक युक्ति यानी आर्गुमेंट एड मिस कार्डियम, और कहा गया है अपील टू पीटी। तो कहा गया कि जब किसी बात को मनवाने या निष्कर्ष की स्वीकृति के लिए किसी भावना को जागृत किया जाए तो दयामूलक युक्ति दोष होता है। ठीक है, दयामूलक युक्ति दोष होता है। अगर कहें अदालतों में प्रायः इस तर्क दोष के उदाहरण आप देख सकते हैं। जब कोई वकील साक्ष्यों के आधार पर अपने मुवक्किल के निर्दोष सिद्ध करने में असफल रह जाता है तब वह इसी युक्ति का सहारा लेता है, इसी टेक्निक का सहारा लेता है जिससे न्यायाधीश के हृदय में दया भाव उत्पन्न हो। जैसे कि मान लीजिए किसी कर्मचारी पर रिश्वत लेने का अभियोग हो और वह अपने निर्दोष सिद्ध करने के लिए प्रमाण का सहारा लेने की अपेक्षा यह कहे कि वह बहुत गरीब है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, ठीक है, घर में लोग भूखमरी के कारण मर रहे हैं, ठीक है, इसी गरीबी ने उनको अपराधी बनाया है, अगर ऐसे जेल भेज दिया जाएगा हमें तो वे सब असहाय हो जाएंगे। और ऐसा कहकर यहाँ न्यायाधीश के मन में क्या एक करुणा की भाव जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस कथनों में देखा जाए तो दयामूलक तर्क दोष यहाँ पे निकल के आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे यानी कि मुक्त युक्ति तर्क दोष यानी आर्गुमेंट एड बैकुलम अपील टू फोर्स। कहा गया जब बल प्रयोग की धमकी या शक्ति का सहारा लेकर किसी निष्कर्ष को स्वीकार कराने का प्रयास किया जाए तो इस स्थिति में मुष्ट युक्ति दोष होता है। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो कभी कभी उचित तर्क के सहारा उचित तर्क के द्वारा निष्कर्ष की सत्यता को प्रमाणित करने में असफल होने पर, ठीक है, असफल होने पर मुष्टि, ठीक है, मुष्टि प्रहार या भय दिखाकर
बात मनवाने का प्रयास किया जाता है। जैसे यदि 24 घंटे, जैसे किसी मूवी में आप देखते होंगे कि कहा जाता है यदि 24 घंटे के अंदर मेरे साथियों को जेल से नहीं छोड़ा गया तो रेलवे स्टेशन को बम से उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो अपराध लिप्त किसी संगठन द्वारा धमकी देकर अपने साथियों को जेल से छुड़वाने का प्रयास मुष्टि का उदाहरण यहाँ पे है। तो मुष्टि आपका जो यहाँ पे आर्गुमेंट यह आर्गुमेंट एंड बैकुलम्स जो है आपका सामान्य रूप यह है कि यदि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कभी बात को मनवाने के लिए एक ऐसी सहारा लिया जाता है, ठीक है, जिससे कि सामने वाले की बात, ठीक है, मान लिया जाए, तो वहाँ पे यह मुष्टि दोष निकल के आता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका कौन सा है। नेक्स्ट है आपका अर्थांतरण सिद्धि या असंगत निष्कर्ष, आपका तर्क दोष, यानी कि इनगोरेशियो एलेंची ऑफ और इनरिलेवेंट कंक्लूजन। ठीक है, तो कहा गया है कि कोई युक्ति जिसका उद्देश्य किसी विशेष निष्कर्ष की प्रतिस्थापना करना है, किंतु वह निष्कर्ष को सिद्ध न करके किसी अन्य निष्कर्ष को सिद्ध करता है, तब उसमें अर्थांतरण सिद्धि दोष होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहेंगे कि वास्तव में यह तर्क करने का एक ऐसा दोष है जो वांछित, ठीक है, निष्कर्ष के लिए तार्किक रूप से प्रासंगिक देखें तो रिलीवेंस नहीं होता है। जैसे कहें कि मुझे पूर्ण निश्चय है कि इस विषय में, ठीक है, उनका राजदूत यानी किसी देश का राजदूत तार्किक होगा, क्योंकि मनुष्य एक समझदार प्राणी है। इसमें मनुष्य के समझदार प्राणी होने से राजदूत के कथन को तार्किक सिद्ध कर दिया जा रहा है, यानी किसी के देश के राजदूत हैं और कहा जाए कि राजदूत जो होते हैं वो काफ़ी समझदार प्राणी होते हैं और राजदूत के कथन को तार्किक रूप से सिद्ध कर दिया जा रहा है, तो इसमें अनिवार्यतः सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, इसमें देखें तो अनिवार्यतः बार बार यह सिद्ध नहीं होता है कि जो वो कहें वो सही होता है। तो अगर कोई इस प्रकार से सिद्ध कर रहा है तो अतः इसमें अर्थांतर सिद्ध दोष होगा। ठीक है, अर्थांतर सिद्ध दोष होगा कि जब कोई ये कह देता है कि उस देश के राजदूत हैं और राजदूत काफ़ी सही होते हैं और उनकी बात जो होगी वो अनिवार्यतः वो तार्किक रूप से सही होगी, इसको सिद्ध किया जाए तो ये आपका कहा जाए तो ये अर्थांतर सिद्ध या असंगत निष्कर्ष कहलाता है, ये तर्क दोष। तो आज की वीडियो में यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। और देखिए आपका 22 मिनट का ये वीडियो बन गया और 22 मिनट में तो हमें लगता है कि आप लोग का माइंड एकदम पक गया होगा मेरे वॉइस से और इतनी कंटेंट से। तो चलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा और आगे आने वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूर्वधारण तर्क दोष के अंतर्गत या फैल्सी ऑफ प्री अज्यूम्पशन के जो अंदर आते हैं टाइप फैलेसी के टेक्निक के, तो उस पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी यानी संदिग्धार्थ दोष जो है तर्क दोष, उस पर हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो हमें लगता है कि 100% क्वेश्चन इससे अगर पूछता है तो आप गलत एक भी नहीं करेंगे। लेकिन हम फाइनली आपको कहेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो तर्क दोष हैं, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि आज की वीडियो में जितना तर्क दोष के टेक्निक हमने बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ही आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका आंसर 100% सही होगा, क्योंकि इससे ही आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे और आप 100% उत्तर देंगे। तो चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। एग्जाम क्रैक करिए, नाम रोशन करिए अपना, अपने परिवार का और अपने देश का, और देश के लिए काम करिए। चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।